हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम लोग लास्ट टाइम कुछ सैम्पल और टेस्ट के बारे में बात किए थे और कुछ जो बचा हुआ है उसको हम और एक बार में बात करेंगे। तो सैम्पल के बारे में बात करने से पहले मेरे को लग रहा है कि केमिकल के बारे में, जैसे हमारा प्रोसेस में जो केमिकल यूज होता है वो केमिकल के बारे में कुछ जानकारी ज़रूरी है। इसलिए आज बात करेंगे रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए केमिकल में जो गुण मान होता है, वो गुण मान के तौर पे पूरे केमिकल को कुछ स्तर में बांटा गया है, यानी कुछ टाइप्स में बांटा गया है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं, हम जो केमिकल यूज कर रहे हैं कंपाउंड बनाने के लिए, वो सारे केमिकल को रसायन की प्रतिक्रिया के हिसाब से कितना तरीका बांटा गया है, यानी वो रसायन वस्तु का अपना गुणमान के हिसाब से उसको टाइप्स में बांटा गया है। तो कितना टाइप्स में बांटा गया है, वो क्या क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए जानकारी ज़रूरी है। यानी केमिकल में ड्यूटी करने वाले, इंटरमीडिएट प्लांट या एपीआई प्लांट में ड्यूटी करने वाले हर किसी के लिए ये जानकारी ज़रूरी है। तो इसीलिए इसमें अगर कुछ जानकारी आपको सही ना लगे या और कुछ जानकारी चाहिए तो फिर आप कमेंट में बोल सकते हैं। तो ऐसा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हर जानकारी पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बात करेंगे। तो रिएक्शन इंडक्शन के हिसाब से केमिकल को कितना टाइप से बांटा गया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल्स, तो कितना टाइप से बांटा गया है, कितना भाग में विभक्त किया गया है। तो 5 भाग में विभक्त किया गया है उसकी गुण मान्यता के हिसाब से। तो क्या क्या है एक एक करके हम समझेंगे। उसका नेचर, एक से दूसरे का क्या नेचर वेरिएशन है तो समझेंगे। तो पहले न्यूट्रल नेचर केमिकल्स आता है, यानी केमिकल्स उसको बोल सकते हैं, या उसको हम कंपाउंड या सॉल्यूशन ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी यौगिक भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि न्यूट्रल हम उसको बोलेंगे पानी जैसा नेचर होगा, जिसको हम मटेरियल को फ्री रखने के लिए, इम्प्योरिटी को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत हद तक रिएक्शन में भी यह मददगार होता है। तो पानी जैसा चीज़ को हम न्यूट्रल नेचर बोलते हैं। इसके सिवा हम पूरा 5 टाइप से न्यूट्रल नेचर, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर यानी अम्लीय और क्षारीय, और सॉल्वेंट नेचर और रिएजेंट्स नेचर हम एक एक करके समझेंगे। न्यूट्रल तो आप समझ गए होंगे, जैसे पानी जैसा चीज़ को, उसमें कोई एसिडिक नेचर नहीं होता है, बेसिक नेचर नहीं होता है, ज़्यादातर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में भी कुछ आता है जिसमें कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं रहता है, बस हम रिएक्शन के लिए वो मददगार होता है, मदद करता है। मेन उसका काम यह है इम्प्योरिटी को, कंपाउंड से हमारा जो प्रोडक्ट है, जो कंपाउंड हमारे को चाहिए, उसमें जो अदर कंपाउंड है उसको निकालने के लिए और मेटल को फ्री रखने के लिए हम वैसा चीज़ को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा जैसे कि एसिडिक नेचर हम अगर देखेंगे तो जितने सारे एसिडिक है, एसिडिक चीज़ जितना सारे है, यानी जिसका pH 7 से कम है उसको नॉर्मल एसिड बोला जाता है, वो भी एसिडिक नेचर में आता है। 2 बिलो जितने का pH है वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है, तो उसको हम एसिडिक नेचर में ही डालते हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। जैसे कि नॉर्मल एसिड हम अगर देखेंगे तो फिर एसिटिक एसिड को हम नॉर्मल एसिड के तौर पे ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, बाकी बहुत सारे एसिड है जिसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं। तो एसिटिक नेचर जो है उसका ये नेचर होता है, वो एक बार रिएक्शन होने के बाद अपना अस्तित्व खो देता है, यानी एसिड का बॉन्ड और बचा नहीं रहता है, वो खुद को खो देता है और दूसरे बॉन्ड जनरेट कर लेता है, वो पूरे अपने से दूसरे के साथ रिएक्शन हो जाता है। तो एसिडिक नेचर के सिवा बेस नेचर जो होता है सेम एसिड का ऑपोजिट होता है, यानी क्षारीय होता है। एसिड बोलते अम्लीय बोला जाता है, तो क्षारीय जो है 7 से उसका pH ज़्यादा होता है, 7 से लेकर 12 तक उसको नॉर्मल बेस बोला जाता है, नॉर्मल बेसिक बोला जाता है, और 12 से जिसका pH ज़्यादा है उसको
स्ट्रॉन्ग बेसिक चीज़ बोला जाता है। तो वो भी सेम एसिड जैसा उसका नेचर है, यानी रिएक्शन होने के बाद खुद का अस्तित्व खो देता है और दूसरे बॉन्ड बना देता है, तो वो अपने आप दूसरे के साथ रिएक्शन हो जाता है। ये एस्टिक है, बेसिक है और न्यूट्रल, आप समझ गए। तो इसके बाद हम देखेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम किसको बोलेंगे? सॉल्वेंट जो है, हम मटेरियल को फ्री रखने के लिए और मटेरियल को सॉल्युबल करने के लिए यानी डिजॉल्व करने के लिए और मटेरियल फॉर्मेशन के टाइम हेल्पिंग होने के लिए और मदर लिक्विड के हिसाब से भी वो सॉल्वेंट यूज किया जाता है। इम्प्योरिटी निकालने के लिए भी सॉल्वेंट यूज किया जाता है। फिल्ट्रेशन के लिए, जैसे सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके हम फिल्ट्रेशन मारते हैं, उसमें डिजॉल्वेशन का काम करता है सॉल्वेंट के माध्यम से, और इम्प्योरिटी भी निकालने के लिए मददगार होता है। तो ये सब के लिए हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो सॉल्वेंट का मेन नेचर ये होता है, उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम अपना कंपाउंड के लिए व अपना प्रोडक्ट के लिए यूज़ करने के बाद उसको फिर डिस्टिल करके, रीप्रोसेस करके रिकवरी रिटर्न ला सकते हैं और उसको फिर दूसरे बैच के लिए यानी और एक बार प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बार बार हम रिसर्कुलेट कर सकते हैं, जिसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जिसके हमारे को रिकवरी 10-15% लॉस होता है, मगर रिकवरी फिर रिटर्न आ जाता है या मिल जाता है। तो इसके सिवा और एक जो होता है 50 टाइप से बोल सकते हैं, वो है रिएजेंट्स। रिएजेंट्स उसको बोला जाएगा जो एक से अधिक रासायनिक वस्तु अपने वापस में साथ साथ होते हुए भी वापस में रिएक्शन नहीं करते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, और रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए उनको कोई मददगार का ज़रूरत होता है, वो रिएजेंट्स बोला जाता है। यानी वैसा मटेरियल को रिएजेंट्स बोला जाता है, जो मटेरियल को हम शॉर्टकट में कैट यानी कैटलिस्ट ऐसे नाम पे भी बोलते हैं। यानी कैटलिस्ट जैसे चीज़ वो रिएजेंट्स माना जाता है। जैसे कि वो बहुत जगह पे पाइप्रोजन को रिएजेंट्स के तरफ पे लिया जाता है, कुछ कैटलिस्ट खुद बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। डीएमएफ को भी कुछ जगह पे रिएजेंट्स के हिसाब से लिया जाता है, जबकि डीएमएफ का नेचर जो है वो एस्टिक नेचर है। डीएमएफ का नेचर जो है वो सॉल्वेंट जैसा ही है, मगर उसको रिएजेंट के तौर पे बहुत जगह पे बहुत बैच में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोल रहा हूँ। तो यही होता है रिएजेंट्स का मेन नेचर जो है, वो रिएक्शन के लिए मदद करता है। एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन बन के, यानी एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड के साथ रिएक्शन होकर एक तीसरा बॉन्ड बनाना, तीसरा कंपाउंड बनाना। यानी हमारा प्रोडक्ट के लिए जो कंपाउंड चाहिए उसको फॉर्म करने के लिए अगर दो केमिकल, दो रसायन वस्तु अपना वापस में, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, अपना वापस में और रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो बीच में रिएक्शन करने के लिए जिस मटेरियल का ज़रूरत होता है उसको हम रिएजेंट्स यानी कैटलिस्ट के नाम पे जानते हैं। हाँ, और एक बात, कैटलिस्ट जो है उसको भी रिकवरी हो सकता है, मगर कुछ हद तक वो ख़त्म हो जाता है, पूरा रिकवरी नहीं हो पाता है, बहुत कम रिकवरी होता है। और कैटलिस्ट हमेशा बैच में कम यूज किया जाता है, उसको रिकवरी करने में हमारे को खर्चा ज़्यादा आ जाता है, जिसके वजह बहुत सारे बैच में कैटलिस्ट को यानी रिएजेंट्स को रिकवरी नहीं किया जाता है, मगर हो सकता है उसको हम रिकवरी करके निकाल सकते हैं, वो पूरा ख़त्म नहीं होता है। जबकि एसिड, बेस ये पूरा ख़त्म हो जाता है, सॉल्वेंट ख़त्म नहीं होता, बार बार उसको रिटर्न लाया जाता है। न्यूट्रल ख़त्म नहीं होगा, मगर उसका गुणमान बदल जाता है। यही है अंतर पूरे केमिकल टाइप्स में जो है, इसमें ऐसे ही अंतर मिलता है देखने को। तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे। रिएक्शन के हिसाब से हम केमिकल को 5 भाग में विभक्त किए हैं, वो 5 भाग का नाम क्या क्या है, उसका नेचर क्या है, आप लोग समझ रहे होंगे। मैं सैंपल के बारे में बात करते हुए बीच में इसलिए ये चैप्टर लाया हूँ कि आगे दूसरे जो सैंपल के बारे में बात करेंगे वो भी आपको अच्छे से समझ में आए। कुछ सैंपल के बारे में हम पीछे चैप्टर में बात किए थे, और कुछ सैंपलिंग यानी टेस्टिंग के बारे में हम आगे और एक एपिसोड में बात करेंगे। तो ये एपिसोड आपको अगर अच्छा लगे या अगर आपको मददगार होए तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दूसरों को भी जानने का मौका दीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए। जो लोग नया नया केमिकल फील्ड में आ रहे हैं उन लोग के लिए ये बहुत मददगार रहेगा। तो आपका सपोर्ट बिल्कुल हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे को बनाने का, वीडियो बनाने का, ये सब टॉपिक आपके तक पहुंचाने का जो दृढ़ता आपके सपोर्ट से ही मिलता है। यानी आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।
तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट और एक एपिसोड में।